हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए हिंदी सब्जेक्ट में मैं एक सीरीज़ चला रही हूँ 500 प्रश्नों की, और आज इस सीरीज़ का 9th डे है और आज ये 9th क्लास रहेगी आपकी। इसकी पहले की 8th क्लासेस यदि किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि हिंदी जिस तरह से जेल प्रहरी के पेपर में पूछी जाएगी उन सारे ही प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रश्नों को। हर वीडियो के एंड में मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, तो लास्ट क्लास में भी मैंने एक प्रश्न पूछा था, तो चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। 240वें नंबर का प्रश्न था, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है ना। यानी ये 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए हैं इनमें से कोई 3 स्त्रीलिंग होगा और कोई एक स्त्रीलिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 है चूड़ी, सेकंड है बाल्टी, थर्ड है पानी और फोर्थ है इमली। अब इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो पानी। पानी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी चूड़ी, बाल्टी और इमली ये तीनों ही शब्द स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, चलिए अब हम हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 241 नंबर का ये प्रश्न है, सम और शम युग्म का सही अर्थ होगा। भिन्नार्थक शब्द से ये प्रश्न पूछा गया है कि सम और शम युग्म का अर्थ क्या है। बराबर और शांति, शांति और बराबर, हमेशा और बराबर, या रोजाना और शांति। तो इसका सही आंसर है ए वाला। सम का अर्थ होता है बराबर और शम का अर्थ होता है शांति। ठीक है, शम का अर्थ क्या होता है, शांति, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 242 है, फल फूल शब्द में समास है। समास में शब्दों का मेल किया जाता है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। समास में क्या किया जाता है, शब्दों का मेल किया जाता है और शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है। अब प्रश्न में पूछा है फल फूल में कौन सा समास है, तो ऑप्शन है अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। फल फूल में है द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास वह समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें ना शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसके अलावा इसमें दोनों ही शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर लगा है। इसलिए फल फूल में कौन सा समास होगा, तो फल फूल में होगा द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 243 है, यशोदा शब्द का सही विग्रह होगा। ठीक है, यशोदा शब्द का हमें विग्रह बताना है, तो ऑप्शन चारों हमारे पास दिए गए हैं और इसका सही आंसर है ए वाला। यशोदा का विच्छेद होता है यशः धन दा। ठीक है, इसे कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे यशः धन दा के रूप में। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि इसको तोड़ा तो हमने यशः धन दा में है, लेकिन इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें संधि है विसर्ग संधि। कौन सी संधि है इसमें, तो इसमें है विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 244, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। देखो, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद और हर रस के अपने अलग अलग स्थायी भाव होते हैं। ठीक है, वैसे कुल 11 रस हैं अगर रस की बात चले, और उन 11 रस के अपने अलग अलग स्थायी भाव हैं और उन्हीं में से एक आता है उत्साह। ठीक है, तो ये किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह एक स्थायी भाव है, लेकिन ये किस रस का है, तो हमें उस रस का नाम बताना है। ऑप्शन में है करुण रस, वीर रस, हास्य रस या श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर है, प्रश्न नंबर 244 का सही आंसर है वीर, क्योंकि वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, और करुण रस का क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, हास्य रस का होता है हास, श्रृंगार रस का क्या होता है, तो इसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। चलिए आगे आते हैं प्रश्न नंबर 245 की तरफ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, अभी मैंने आपको बताया इसके पहले वाले प्रश्न में ही। ऑप्शन और देख लेते हैं, हास, रति, क्रोध या उत्साह। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, इसका स्थायी भाव है रति। एक और प्रश्न बनता है यहाँ से कि श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। प्रश्न नंबर 246 की तरफ आते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या इनमें से कोई नहीं। तो रसों का राजा किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर है श्रृंगार। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 247 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। पील, चक्रपाणी, दूध वाला या नैन। अच्छा, पहले तो ये समझिए कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है। यदि आपको इसका मतलब पता होगा, इसका अर्थ पता होगा, तो आप ऑप्शन देख के आसानी से आंसर लगा लेंगे। देखो, योग रूढ़ शब्द वह होते हैं जहाँ तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है। ठीक है, तो तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत हम किसी समास में भी करते हैं, और वो समास कौन सा है, तो वो है बहुव्रीहि समास। ऐसा हम किस में करते हैं, बहुव्रीहि समास में भी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण किस में चले जाएंगे, योग रूढ़ में। ठीक है, ऑप्शन देखो अब, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण ढूंढो, और वो कौन सा है, सेकंड वाला, जो कि है चक्रपाणी। चक्र है पानी में जिसके हाथ में, जिसके अर्थात विष्णु। ठीक है, यहाँ तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा है, और चक्रपाणी उदाहरण किसका है, समास का, बहुव्रीहि समास का, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा योग रूढ़। प्रश्न नंबर 248 है, कपूर शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो कपूर शब्द है तद्भव। क्या है ये, तो ये है तद्भव। अच्छा, तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो ये संस्कृत से परिवर्तित होकर बने हुए शब्द होते हैं, और तत्सम शब्द पूर्ण रूप से संस्कृत के शब्द होते हैं। और देशज यानी देशी, तो आपको पता ही है, जिनका जन्म देश में हुआ हो, और विदेशज यानी विदेशी, जिनका जन्म विदेश में हुआ हो। ठीक है, तो कपूर शब्द क्या है, तो ये है तद्भव। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, धृत, अतिन, दुग्ध या आंसू। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा संस्कृत का नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आंसू। देखो, इसको ना पहचानने की ट्रिक होती है, पहचान होती है। आपको ये सारे शब्द रटने नहीं है, कई सारे इसके नियम है ना, नियम आप जरूर पढ़िएगा, उसको पढ़ोगे तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। तो आंसू शब्द जो है वो तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 250 है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अति, अधि, अ या अभी। देखो, अभिशाप लिखा है यहाँ पर, और उपसर्ग की बात चल रही है। हमने प्रीवियस 8 वीडियोस जो कंप्लीट की हैं, 8 वीडियो में उपसर्ग प्रत्यय के काफ़ी सारे प्रश्नों को देखा है, क्योंकि जेल प्रहरी की परीक्षा में उपसर्ग और प्रत्यय से 3 से 4 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अभिशाप शब्द में उपसर्ग हमें बताना है, तो इसका आंसर है अभी। 4th नंबर पर जो अभी लिखा है वो इसका आंसर है। 251 नंबर का प्रश्न है, जूता कैसा शब्द है। देशज शब्द यानी देशी शब्द, विदेशज शब्द यानी विदेशी शब्द, रूढ़ शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर अर्थ ना निकले, यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ होता है मेल, यानी ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर या तो एक भाग का या दोनों ही भाग का अर्थ निकले, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, 251 नंबर का प्रश्न पूछा है, जूता कैसा शब्द है, तो इसका सही आंसर है देशज यानी देशी शब्द। और रूढ़ शब्द मत लगा दीजिएगा। ठीक है, रूढ़ शब्द लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वरना आप जूता को तोड़ के देखोगे। पहले आप ये देखो कि वो शब्द किसी भाषा का है क्या। यदि भाषा का होगा तो पहले हम भाषा का आंसर लगाएंगे, है ना, उसको तोड़ना नहीं है पहले। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 252, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं वे क्या कहलाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन में है समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग या विलोम शब्द। तो जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ का जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 253, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वह क्या कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अनेकार्थी शब्द। जहाँ एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं वहाँ अनेकार्थी शब्द होता है, वह शब्द अनेकार्थी शब्द होता है। साहित्यकार शब्द में प्रत्यय क्या है, तो देखो प्रत्यय तो आपको पता है शब्द के पीछे लगता है। कहाँ लगता है प्रत्यय, तो ये शब्द के पीछे लगता है। अब साहित्यकार में पूछा है, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे और इसमें प्रत्यय निकालेंगे, तो साहित्य धनकार। ठीक है, ऑप्शन देखो स, कार, र या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है सेकंड वाला कार। साहित्य में कार प्रत्यय लगा है और इनके मेल से शब्द बना है साहित्यकार। प्रश्न नंबर 255 है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं। आस्तिक, नास्तिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक।
क्या कहते हैं उसे? नास्तिक। और जो नहीं रखता है तो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। प्रश्न नंबर 256, जिसमें रस ना हो क्या कहलाता है? नागरिक, नश्वर, नीरस या ये सभी? तो जिसमें रस ना हो वह कहलाता है नीरस। क्या कहलाता है वह? तो वह कहलाता है नीरस। प्रश्न नंबर 257 है, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन है सरपट भाग जाना, लज्जित होना, आगे निकल जाना या इनमें से कोई नहीं। ये एक मुहावरा है और इसका सही अर्थ चारों ऑप्शन में से देखकर बताना है। और इस मुहावरे का सही आंसर है ए वाला, सरपट भाग जाना, यानी जल्दी जल्दी भाग जाना। प्रश्न नंबर 258 की तरफ आते हैं। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है अकाम, अकाज, अकारथ या इनमें से कोई नहीं। तो अकार्य शब्द तत्सम यानी संस्कृत का शब्द है और इसका तद्भव यानी हिंदी रूप बताना है और इसका सही आंसर है थर्ड वाला, अकारथ। अकार्य का तद्भव है अकारथ। प्रश्न नंबर 259 नंबर का प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है? तो चारों ऑप्शन में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। कोई 3 अशुद्ध वाक्य हैं। तो पहले नंबर पर है क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, और सबसे लास्ट में इसमें एक चिन्ह लगा है जो कि गलत है, विस्मय बोधक चिन्ह लगा है। दूसरे नंबर पर है क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, इसके अंत में कॉमा लगा है। और सबसे लास्ट में क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, प्रश्नवाचक तो लगा है लेकिन इसके स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पर क्या के पहले देखिएगा यहाँ उद्धरण चिन्ह लगा है, एक हरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह का प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, और इसके जो पीछे सबसे लास्ट में जो चिन्ह होगा वो प्रश्नवाचक होगा, यानी इसका जो ऑप्शन सेकेंड वाला है वो बिल्कुल सही है, शुद्ध है। प्रश्न नंबर 260 है, अध्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, यह हमें पता चल गया है। अब अध्यक्ष में क्या उपसर्ग है? तो अ, अध, अधि या अधि। तो इसका सही आंसर है फोर्थ वाला, अधि। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अधि उपसर्ग लगा है। प्रश्न नंबर 261 है, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? अल, अलम, अ या अलग? तो अलंकार में उपसर्ग है सेकंड वाला, अलम। कौन सा उपसर्ग है इसमें? तो इसमें अलम उपसर्ग है और कार शब्द लगा है, तो अलमधर कार के मेल से बनेगा अलंकार। प्रश्न नंबर 262 है, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? उदाहरण है। तो द्विगु समास क्या होता है? इसका पहला पद संख्यावाचक होता है और विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है। तो चारों ही ऑप्शन में से हमें ऐसा शब्द देखना है जिसका विग्रह हम करेंगे तो पहला पद संख्यावाचक मिले और विग्रह करने पर समूह समाहार का हमें बोध हो। तो ऑप्शन है पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा। देखो, पीताम्बर का विग्रह होता है पीला है अंबर जिसका, अर्थात यहाँ तीसरा व्यक्ति हो जाएंगे श्री कृष्ण, तो ये तो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ये भी द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, इसमें तत्पुरुष समास है। चौराहा, चार राहों का समूह, यहाँ पर पहले पद में संख्या भी आ गई है और विग्रह करने पर समूह भी आ गया। फोर्थ नंबर पर रुपया पैसा, रुपया पैसा में होता है द्वंद्व समास, इसमें भी द्विगु नहीं है क्योंकि विग्रह करने पर समूह समाहार नहीं मिला है और पहला पद संख्यावाचक भी नहीं मिला है। ऐसा किस में मिला है? तो ऐसा चौराहा में मिला है, चार राहों का समूह। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो वो है चौराहा। 263 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन अरबी भाषा से आई ध्वनि है? सारे ही वर्णों को, सारी ही ध्वनियों को ध्यान से देखिएगा। हमारी हिंदी वर्णमाला की जो ध्वनियाँ हैं, जो भी वर्ण हैं, वो सारे ही आपको पता है। अब अरबी की बात चल रही है तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, कौन सा डिफरेंट है, कौन सा अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, फा। इसका आंसर कौन सा है? थर्ड वाला। प्रश्न नंबर 264 है, औषध शब्द का शुद्ध रूप होगा। तो औषध का शुद्ध रूप क्या होगा? सारे ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने और इसका सही आंसर है थर्ड वाला। औषध जो रहता है उसमें औ की मात्रा आती है। ठीक है, औषध में औ की मात्रा आती है, ओ की नहीं आती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। प्रश्न नंबर 265 है, समारना शब्द का शुद्ध रूप होगा। सवर्ण, स्वर्ण, संवारना या इनमें से कोई नहीं। तो संवारना का शुद्ध रूप होगा थर्ड वाला, संवारना। ऊपर चंद्र बिंदी आएगी, इसमें अम की बिंदी नहीं आती है, चंद्र बिंदी आती है, इसलिए 265 का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। 266 नंबर का प्रश्न है, गुरुपदेश में किस प्रकार की संधि होगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या यड़ संधि?
तो गुरुपदेश में संधि होगी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। गुरु धन उपदेश इसका विच्छेद होता है और इसमें है दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न नंबर 267 को देखेंगे। उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है। वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यदि यह वाक्य सही है तो ऑप्शन 4 चुनें। ठीक है, 4 ऑप्शन में से चुनें, इसका मतलब ये है। तो फर्स्ट नंबर पर है उनका रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, तो ये तो गलत हो गया। उनके रहन सहन का स्तर ऊंचे हैं, ये भी गलत है। उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है और फोर्थ नंबर पर दिया गया वाक्य शुद्ध है और इसका सही आंसर है थर्ड वाला, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 268 है शरदकालीन दिनों में दिन छोटे होते हैं। दिए गए वाक्य में बोल्ड शब्दों को किससे बदलकर शुद्ध किया जा सकता है? तो ये भी अशुद्ध है, हमें इसे शुद्ध करके बताना है। जो बोल्ड है, ठीक है, इसको परिवर्तित करना है और फिर इस पूरे वाक्य को शुद्ध करके बताना है। चारों ऑप्शंस को इसके लिए हमें पढ़ना होगा। फर्स्ट नंबर पर है शरदकाल में दिन छोटे होते हैं, तो यहाँ पर ये दिन गलत लिखा है। दाम में छोटी की मात्रा दिन होना चाहिए, दिन नहीं। सेकेंड ऑप्शन है शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है शरद ऋतु में दिन सूक्ष्म होते हैं, तो यहाँ ऋतु गलत लिखा है। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है सेकंड वाला, शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ये वाक्य पूरा शुद्ध है। शरदकालीन दिनों को हम परिवर्तित करके शरद ऋतु में लेकर आ सकते हैं और यही इसका शुद्ध रूप होगा और इसका सही आंसर है सेकंड वाला। 269 नंबर का प्रश्न है साश्चर्य में कौन सी संधि है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यड़ संधि, गुण संधि। फिर थर्ड नंबर पर भी गुण ही लिखा है और फोर्थ नंबर पर है दीर्घ संधि। तो साश्चर्य में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर है फोर्थ नंबर पर दीर्घ संधि। एक ही ऑप्शन 2 बार आया है पर कोई बात नहीं, वो वैसे भी आंसर नहीं है, ऐसा कभी आपके पेपर में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। तो साश्चर्य में कौन सी संधि है? तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि। स धन आश्चर्य इसका विच्छेद होता है। तो आते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल? ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो सारे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करा रही हूँ, यानी अभी तक जो हमने पूरे क्वेश्चंस देखे हैं, पूरे 9 क्लास आपकी हो चुकी है कंप्लीट। ये 9th नंबर की है जो कि कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने 270 प्रश्नों को देखा है। ये सारे ही प्रश्न आपके जेल प्रहरी के हिसाब से ही है। आपके जेल प्रहरी में किस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो सेम इसी तरह के आते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़रूर कंप्लीट करें आप लोग और यदि कोई समस्या है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। बाकी 270 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक स्पेशल वीडियो और बनाई है मैंने आपके लिए हिंदी की, इसकी पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। उसमें मैंने पूरा बताया है सिलेबस की। यदि आप हिंदी में 20 में से 20 स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किस तरह से स्टडी करनी रहेगी, सारी ही चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें यदि आप 20 में से 20 स्कोर करना चाहते हैं और आपका टारगेट है इस बार जेल प्रहरी का पेपर निकालना। तो ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की सीरीज़ के साथ।